आज के मुख्य समाचार। शिलाई में अवैध पेड़ कटान के विरोध एबीवीपी का प्रदर्शन। प्रमाण पत्र जारी करने के फैसले के उच्चस्तरीय जांच की मांग, राजेंद्र राणा। राज्यसभा में सांसद हर्ष महाजन ने उठाया हिमाचल के पर्यटन का मुद्दा। किसानों की मांगों को लेकर सीपीआईएम कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना। डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की किल्लत से बड़ी चिंता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 आयोजित। यूएस ट्रेड डील और एआई समिट को लेकर युवा कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। वेतन न मिलने पर सड़कों पर उतरे सेहत कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के कार्यकर्ता मजदूरों, किसानों और आम जनता से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मजदूरों और किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए दिल्ली में आवाज बुलंद की जाएगी। पार्टी ने मांग की है कि सरकार चारों लेबर कोड वापस ले और श्रम कानूनों को और मजबूत बनाया जाए और इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को मजबूत करते हुए 200 दिनों का रोजगार और 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है। इसके अलावा पार्टी ने बिजली संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने, किसानों को जमीन आवंटित करने, दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने तथा आपदा प्रभावित लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी है। पार्टी नेताओं ने कहा कि इन सभी मांगों को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कि जो केंद्र की मोदी सरकार है वो लगातार देश के अंदर में ऐसे कानून लगातार पास कर रही है, चाहे उससे मजदूरों की बात आप कर ले, चाहे किसानों की बात करें या नौजवानों की बात करें। और अब तो साथ साथ जो विदेश नीति जो हमारे हिंदुस्तान की, उस पर भी सवाल उठने शुरू हुए। मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो केंद्र कमेटी हमारी पार्टी की है, उसने तय किया कि 24 तारीख को दिल्ली के अंदर में एक विराट प्रदर्शन जो किया जाएगा, जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ। उसके अंदर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जो सरकार ने जो पिछले लेबर कानून को खत्म कर जो नए 4 लेबर कोड जो मजदूरों के ऊपर थोपे। हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो 4 कोड सरकार लाई है, इससे मजदूर जो गुलामी की तरफ जाएगा। मजदूर का जो है जो लेबर कोड के अंदर में थोड़े बहुत उसके हक है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम एक तो उसका विरोध कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आप लगातार देख रहे हैं, और इसकी जो ये आपका जो विदेश नीति की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा लगातार कि पिछले दिनों इजराइल के अंदर में और जिस तरीके से ये आपका ईरान के अंदर में भी इन्होंने किया है, ये लगातार दर्शा रहा है कि जो अमेरिका है, जो साम्राज्यवादी मुल्क है, वो लगातार कोशिश ये कर रहा है कि छोटे जो विकसित देश है उनके ऊपर लगातार कोशिश कर रहा है उनके ऊपर कब्जा करने की। वो बहाना चाहे जो मर्जी मार ले, सबको पता है कि ईरान की बात अगर वेनेजुएला की बात अगर हम करें तो लगातार वहाँ के जो तेल के भंडारण है उनके ऊपर कब्जा करने और पूरी दुनिया के ऊपर दो दादा करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें मजे की बात यह है कि हमारी जो सरकार है वो अपनी जो चुप्पी है, लगातार कोई बयान उसके ऊपर नहीं दे रही और कोई उसका सही नजरिया उसके अंदर में नहीं। उसके साथ साथ आप हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो हमारा संवैधानिक जो एक हक था, जो आरडीजी, जिसके जो जब हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर में, जो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उसके ऐसा कि क्योंकि यहाँ पर कोई ना फैक्ट्रीज है ना दूसरी चीजें, तो इसीलिए यहाँ का गठन हो गया। यहाँ की लोगों का जो एक पारंपरिक संस्कृति है वो अलग चीज है, यहाँ का ढांचा अलग चीज है, इसलिए वो तय हुआ था कल्याणकारी राज्य हेतु कि यहाँ हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार लगातार मदद करेगी। और इस तरीके से हाथ कटना करिए आरडीजी बंद होती थी हिमाचल प्रदेश के अंदर तनख्वाह तो उसके ऊपर तो पड़ना ही है, लेकिन उसके साथ छोटा मोटा विकास कार्य उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा। तो वो भी हमारा एक मुद्दा रहेगा कि उसके अंदर में कि आरडीजी को तुरंत बहाल किया जाए। वो गलती किसी की भी हो सकती है, ठीक है, अगर गलती हुई भी है उसको दुरुस्त करते आप आम जनता को जो है उसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार से हम ये भी मांग करने वहां पर जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो आपदा के अंदर में जो लोगों के घर गिरे
उनके ऊपर सरकार बोल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट बोल तो रही है, लेकिन कि भी हम उनको जमीन देंगे, उनको बसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आप देखेंगे वो सरकार बोलती है, लेकिन केंद्र सरकार के पास जो फॉरेस्ट है इमारत वो तालमेल आपस में, तो क्यों? लेकिन इसका भी खामियाजा जो है क्या केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश की लड़ाई है, उसके अंदर में जो है कहीं ना कहीं जो है आम आदमी इसमें जो है पिछने की बात कर रहा है। उसके साथ जो एक बड़ा मुद्दा देख रहे हिमाचल प्रदेश के अंदर में लगातार स्मार्ट मीटर की बात आप करें, बिजली संशोधन बिल, उसमें लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सरकार चाहे केंद्र की है चाहे स्टेट की है, लगातार वो कोशिश कर रही है कि बिजली बोर्ड को जो प्राइवेटाइजेशन की ओर कर रही है। और उसका एक जो बड़ा आपने देखा होगा लगातार स्मार्ट मीटर का पूरे हिमाचल प्रदेश में केंद्र में बड़ा मुद्दा बना है। ये स्मार्ट मीटर जो अगर वाकई में स्मार्ट होता तो इसको बड़ा और नहीं किया जा सकता। आप इसमें देखिए स्मार्ट मीटर के अंदर दो कमी है, जो सबसे एक तो इसका जो आर्थिक वो तो बिल्कुल ठीक मीटर है मेरे घर के अंदर में, कोई उसमें खराबी नहीं, पिछले कई सालों से लगा हुआ है, लेकिन वो सही मीटर को ही जो है बदल रहे हैं और नया मीटर वहां लगा रहे हैं। सीधी सी मंशा है कि जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी को फायदा उठाने के लिए। और इसके अंदर में बिल आप देखेंगे, हम तो शिमला के अंदर भूत रहे पिछले 1 साल से 2 साल से यहाँ पर लगातार जो उसके जो मेरा 200-250 बिल आता था वो 500-700 से ऊपर है, कईयों का 1000 के अंदर में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। तो मेन मकसद हमारा जो ये है कि भी हम लोग 24 तारीख को दिल्ली में जो सरकार की जो जनता विरोधी नीतियां इनके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ हमने शिमला शहर के अंदर में तय किया हर वार्ड के अंदर में लोगों को जागरूक करते हुए दूसरा अभियान चलाते हुए इस तरीके के जैसा हम छोटा शिमला के अंदर में आज करें, इसी तरीके से आज नाबा में, फागली में, टूटू के अंदर में, सब रेल के अंदर में, माल रोड के अंदर में लगातार इसी तरह की कई टीमें जो है घर घर जा रही है और लोगों को जागरूक करेगी। इसमें रहते जो है एक संघर्ष के रास्ते पर अगर नहीं जाएंगे तो आने वाले समय में हमारे को दबाने की। और सीपीएम की जब आप बात कर रहे हैं कि भी आप लगातार देखते हैं तो सीपीआई में हाई क्रांतिकारी पार्टी और लगातार संघर्षों की पार्टी है ना। शिमला के अंदर में अगर हम बात कर रहे हैं तो शिमला के अंदर में अगर गरीब को जब दुख होता है, जब किसी जो है किसी की मजदूर को कोई दुख होता है, सबसे पहले उसको कांग्रेस बीजेपी याद नहीं आती, सीपीएम याद आई। इसलिए हम संघर्षों की पार्टी है। और ये जो सरकार जो आम आदमी के ऊपर जो सरकार दबाव बना रही है इसका हम लगातार विरोध करेंगे भी दिल्ली के अंदर में। और ये दिल्ली में खत्म नहीं होगा, दिल्ली से एक शुरुआत होगी, उसके बाद हम जनता के जो है हर घर तक जो पहुंचे और जनता को लामबंद करते हैं। हिमाचल के अंदर में भी एक बड़ा आंदोलन जो है इन मुद्दों को लेकर जो आने वाले समय में खड़ा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा को जारी किए गए जीत के प्रमाण पत्र पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राजेंद्र राणा ने कहा कि इस मामले में मुख्य चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को एक विस्तृत शिकायत भेजी गई है, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अनुराग शर्मा की उम्मीदवारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत अयोग्य ठहराने की बात कही गई है। राणा ने कहा कि शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि उम्मीदवार द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में स्वयं यह लिखा गया है कि उनका मुख्य व्यवसाय सरकारी ठेकेदारी है। शिकायतकर्ता का दावा है कि अनुराग शर्मा के पास कई सरकारी ठेके जारी हैं जो कानून के अनुसार अयोग्यता का आधार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि यही तथ्य राज्यसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने भी रखे गए थे। उस समय पे उनसे आग्रह किया गया था कि वे कानून के प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवार के हलफनामे और संबंधित दस्तावेजों को पूरी तरह जांच कर उचित निर्णय ले। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इन तथ्यों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और सरकार के दबाव में आकर निर्वाचन अधिकारी ने अनुराग शर्मा को राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। राणा ने कहा कि यह मामला लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके निष्पक्ष जांच होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर कानून के प्रावधानों की अनदेखी हुई है तो यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है। इसीलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लगातार विवादों में बढ़ रहा है और पिछले कल भी हमने कई तरह के सवाल इस चुनाव को लेकर खड़े किए थे और आज जिस तरीके से इस चुनाव को रद्द करने के लिए कंप्लेंट जो है रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा चुनाव के जो शिमला में बैठते हैं उनको हुई है और चीफ इलेक्शन कमीशन को दिल्ली में हुई है, उसका कारण है कि ये जो चुनाव है
ये रिटर्निंग ऑफिसर को पहले ही रद्द करना चाहिए था, क्योंकि जब नॉमिनेशन भरा गया है उसमें एफिडेविट में जो कमियां पाई गई हैं, और सबसे बड़ी जो इस चुनाव को रद्द करने का जो विषय उठा है कि सेक्शन 9A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत यह चुनाव रद्द होता है, क्योंकि जो कैंडिडेट है उसने इस अपने एफिडेविट में स्वीकार किया हुआ है कि उसके पास 15 से 16 करोड़ रुपए के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके पास है। जिसके पास भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन जबरन कराया गया है और फोर्स किया गया है तो रिटर्निंग ऑफिसर को इस चुनाव को रद्द करना चाहिए था। आज जबकि ये सोशल मीडिया पे सब जगह समाचार पत्रों में चला है कि 2:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर को जो है कंप्लेंट चली गई, उसमें सारे तथ्य वहां रखे गए। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो 16 करोड़ के हैं, इसके अलावा भी इस चुनाव को रद्द करने की दूसरी वजह जो है बहुत सारी चीजें जो है वो अपने नॉमिनेशन में डिस्क्लोज करने नहीं की गई हैं, उनको छुपाया गया है, और जिसके सबूत आज जो है रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेनेंट ने दिए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब ये चुनाव चला उसी दिन से ये चुनाव विवादों में है। राज्यसभा में सब जगह चुनाव चलते हैं, लोग जाते हैं और पार्टियों को अधिकार है कि वो अपना कैंडिडेट चुने और उसको भेजें। हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान के ऊपर कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। इसलिए एक तो पहले ही ये चुनाव जो है ये विवादों में इसलिए है कि इसमें बहुत भारी भरकम जो है लेन देन हुआ है, जिसकी बहुत सारी चर्चाएं मीडिया में हो रही हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट चली गई, रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये सारी कंप्लेंट चली गई, तो सरकार का कौन सा ऐसा दबाव था जो इमीडिएटली सर्टिफिकेट जारी किया गया। मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ संविधान को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल इलेक्शन कमीशन इसको चुनाव को रद्द करेगा, और ये चुनाव रद्द हो गए ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं और ये संविधान के नियमों के खिलाफ ये जो चुनाव लड़ाया गया है। कैंडिडेट्स में के जो नॉमिनेशन है उसमें भी कमी है, और जितने करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके मुताबिक कैंडिडेट बन ही नहीं सकते थे। इसलिए 100% ये चुनाव रद्द होगा। और मुझे लगता है कि अब और भी जो शंकाएं थी लोगों की या जो मीडिया में चल रही थी और भी मजबूत होती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत को लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सभी चीजें लोगों के बुनियादी जरूरतों में शामिल है, तो आम आदमी का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार हाल के दिनों में गैस एजेंसियों के बाहर सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। कई उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि गैस, पेट्रोल, डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी से आम परिवारों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता जा रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। शिमला के पहाड़ी इलाकों में स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर लोग मजबूरी में जंगलों में चूल्हा जलाकर खाना बनाने को विवश होते जा रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में देखा जा रहा है कि गैस की कमी के कारण कुछ परिवार पारंपरिक तरीकों का सहारा लेकर भोजन बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति चिंताजनक है और यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आम लोगों की परेशानियां बढ़ती जा सकती है। स्थानीय निवासियों ने केंद्र सरकार से समस्या का जल्द समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। तो इसमें सबसे पहले ये पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो बैकबोन हमारा यही है, अर्थ में जो सबसे पहले चाहिए सांस, अपना ऑक्सीजन, ये अपना नेचर सब चेंज हो रहा है। और नेक्स्ट ये है मैम कि जो देखो आप डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हो, अब ये जैसे उन कंट्रीज़ में ये जहाँ से आ रहा है वहाँ पे ख़त्म है, मैक्सिमम सोर्सेज ख़त्म कर दिए गए हैं, बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है।
और उस वजह से ये वहाँ पे एफिशिएंसी है कि कम है, सारा जो भी है आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है। तो इससे मैम आम आदमी के जो है डेली जो सुविधाओं के ऊपर है उस पर बहुत गाज गिर रही है। ये एक बैकबोन की तरह है जो मैम हमारे को फुलफ़िल कर रहा है, हमारी हर एक चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है। इसमें अब मैम ये चाहे पॉलिटिकल बोलो हो, चाहे ये हिंदुस्तान के बारे में बोलो मैम, ये अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी जैसा लग रहा है मैम। कि एक्चुअली अगर देखा जाए मैम तो ये एक नीड है, बेसिक नीड है आदमी की। क्योंकि अब कोई भी है, हम ट्रांसपोर्टेशन में एक खुद व्यवसाय टैक्सी व्यवसाय से काम करने वाला आदमी हूँ। तो अगर हमने कोई भी काम करना है, हमने ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी काम करना, हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल रोटी से पहले सवेरे हमारे को पेट्रोल और डीजल की डिमांड है ना जी मैम। तो अगर ये नहीं होगा मैम, जिस तरीके से ये चल रहा है, और ये मेन जो सीटों पे बैठे हैं लोग, इनको थोड़ा सा इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि मैम ये थोड़ा आम जनता के लिए हानिकारक है। कुछ ना कुछ तो या मोदी जी है हमारे या कोई भी है जो रिस्पेक्टेड जितने भी है, ये थोड़ा सा इस विषय में ध्यान दे। क्योंकि ये आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए, मिडिल स्टैंडर्ड से लेकर हायर लेवल तक, लोअर लेवल तक, ये सब की नीड है मैम, बेसिक नीड है। अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा मैम तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो पॉसिबल है ही है, कन्फर्म है ये बात मैम। बट अगर धीरे से कोई इसमें अगर कोई लेता है, कोई सोल्यूशन लेता है तो मैम शायद कोई अगर रह भी जाए तो कोई बात नहीं मैम, शायद हमारा बचा रहेगा, हिंदुस्तान बचा रहेगा, या कुछ मैम हमारा फुलफिल हम अपने बच्चे पाल सकेंगे। हम फैमिली नहीं पाल सकते हमारा व्यवसाय मैम डीजल और पेट्रोल से ही चला है। अभी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा। आप देख लो, हम खाना आज तो चलो सबके पास ना चूल्हा बन सकता है, ना सबके घरों में शहर है बसा, कहाँ लोग चूल्हा बनाएंगे। सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल अगर ये सब बंद हो गया तो मतलब कि सब ठप हो जाएगा मैम। मोस्ट ऑफ ऑल पीपल्स इन शिमला सभी रेंटल पे रह रहे हैं, 90% लोग रेंटल है मैम। वो कैसे बनाने देंगे, कैसे बनाएंगे अपना खाना, ना अंदर उनको ऑनर्स चूल्हा जलाने देंगे। अब ये तो है ना मैम, पेट के लिए रोटी तो चाहिए ही चाहिए, अब रोटी तो बनानी पड़ेगी मैम। अब इसमें ये ध्यान है कि कम से कम ये तो करो, बेशक रेट बढ़ाओ, जो मर्जी करो, ये गवर्नमेंट को ही इसमें कुछ करना पड़ेगा, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर पाएगा मैम। तो मेरी यही सभी से ये रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है, जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स है, पार्लियामेंट्स मेंबर्स है, जितने भी जो भी है ऑनरेबल सीट्स पे बैठे हैं, तो काइंडली इसको अगर थोड़ा सा ध्यान में ले तो शायद हमारे हिंदुस्तान में कुछ बचाव हो सके, और हमारी जो बेसिक नीड्स है, डेली नीड्स है, और हमारी जो न्यू आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए प्रॉपर सा कोई वो निकल सके, सॉल्यूशन निकल सके। तो भूल जाओ ना मैम, नेक्स्ट जनरेशन तो भूल जाओ। जब तक ये जनरेशन ही सेफ नहीं है मैम, हम अपने बच्चों को खुद ही फुलफिल नहीं कर पाएंगे, एक पेट की रोटी तक नहीं दे पाएंगे। जो हमारा व्यवसाय है उसमें हमारे को ना पेट्रोल डीजल मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हमारा तो हैंड्स अप है मैम, हम तो आम आदमी हैं, हम तो किसी के साथ डायरेक्ट वे पे बात नहीं कर सकते, ना पार्लियामेंट जा सकते। हमारा एक यही साधन है, कहीं मीडिया के थ्रू या कोई हमारा नॉन मिले हमारे को, हमारी बात आगे ले जाए, तो हमारे पास यही साधन है। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी ऑनरेबल जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स, पार्लियामेंट मेंबर्स है, या चीफ मिनिस्टर है, या मिनिस्टर्स है, कोई भी है, एमएलएज है, मैम इस चीज़ का प्लीज़ गौर करवाएं। आपके ही माध्यम से ये हो पाएगा, यही पॉसिबल है। थैंक यू मैम। क्योंकि यह हालात आपको पता है, आज चलो पेट्रोल अभी मिल रहा है, स्टॉक है शायद तब, लेकिन यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हम खुद देखो कहाँ जंगलों में खाना बना रहे हैं। ये हालात है, ये हमारी मोदी जी से यही है गुजारिश कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, और हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद तो मैम हम सरकार से ही है, मोदी जी से है, ही कर सकते हैं मैम, बाकी किसी से आम आदमी है, आम आदमी है, किससे उम्मीद सबसे करेगा? ज्यादा डिपेंड करता है कि वो क्या एक्शन लेती है। गवर्नमेंट से हमारा है कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए, ताकि हम भी सोशल मीडिया आए दिन हम भी देख रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। इधर हम भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ तक ये नौबत पहुँचे। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाओं और उससे जुड़ी चुनौतियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है और यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लाखों लोगों की आजीविका का प्रमुख आधार भी है। सांसद हर्ष महाजन ने बताया कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.8 करोड़ घरेलू पर्यटक और करीब 80,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे। उन्होंने कहा
कहा कि यह आंकड़ा प्रदेश की लोकप्रियता और पर्यटन की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। पर्यटन क्षेत्र प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है और इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पिछले 3 वर्षों से भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्रों में स्थान मिला है। इसके साथ ही प्रदेश को Booking.com ट्रैवल्स रिव्यू अवार्ड में भी विश्व के शीर्ष 10 क्षेत्रों में शामिल किया गया है, जो हिमाचल की बढ़ती वैश्विक पहचान का प्रमाण है। सांसद महाजन ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की भी अपार संभावनाएं मौजूद है। उन्होंने ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, नैना देवी और चामुंडा जैसे शक्ति पीठों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये स्थल देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा किन्नौर कैलाश यात्रा और चंबा स्थित लक्ष्मी मंदिर भी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला, जहां परम पावन दलाई लामा निवास करते हैं, तथा लाहौल स्पीति और लद्दाख क्षेत्र के प्राचीन बौद्ध मठ हिमाचल को वैश्विक स्तर पर बौद्ध पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक विशेष रूप से बौद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक पर्यटन की ओर आकर्षित होते हैं। हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एडवेंचर पर्यटन के क्षेत्र में भी विश्वस्तरीय पहचान रखता है। हर्ष महाजन जी। Honorable Chairman Sir, Himachal Pradesh is one of India's most important tourism destinations. In last year alone, Himachal welcomed nearly 1.8 crore domestic and 80,000 foreign visitors. This sector contributes greatly to the state's GDP, sustaining lakhs of livelihood. Himachal has ranked in India's most welcoming region in the last 3 years and is among the global 10 in the Booking.com Travelers Review Awards. Sir, Himachal's religious tourism potential is immense. Sacred shrines like Jwalaji, Chintpurni, Naina Devi and Chamunda attract lakhs alongside the spiritual Manimesh, Kinnar Kailash Yatras and Chamba's Lakshmi Narayan temples. Furthermore, Dharamsala, home to His Holiness the Dalai Lama, and the ancient monasteries of Lahaul Spiti make the state a global hub for Buddhist tourism. The state also offers world-class adventure tourism for paragliding from beer billing to trekking in Spiti and Kinnaur and skiing in Solong Valley. I would like to thank the Honorable Prime Minister and the Government of India for strengthening tourism through initiatives such as Savdesh Darshan and Prashad, improving connectivity and promoting development. The Union Budget has also announced the development of trekking routes which will further benefit Himachal Pradesh. However, sir, we must address the weaknesses of the Himalayan ecosystem. Recent disasters including cloudbursts and landslides serve as a stark reminder that our growth must be balanced. Challenges such as unplanned construction, waste management, parking, traffic congestion in our hills require urgent scientific intervention to protect environment and the people. At the same time, tourists themselves must act responsibly. The Himalayas are not a place for littering plastic, damaging forest or creating disorder. Visitors must respect local culture, communities and environment. I request the Government of India to continue its support by integrating environmental safeguards and infrastructure development. By fostering a model of responsible and sustainable tourism, we can ensure that the Dev Bhumi remains sanctuary for generations to come. Thank you, sir. भारतीय जनता पार्टी के शिमला शहरी मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 और 14 मार्च को गंज बाजार स्थित वाइब्रेशन हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्यशैली और जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों और विचारधारा से और अधिक मजबूती के साथ जोड़ना है, साथ ही उन्हें संगठनात्मक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने और जनता के बीच प्रभावी ढंग से
काम करने के लिए प्रेरित करना भी इसका अहम लक्ष्य है। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण के साथ ही मजबूत बनता है। इस अवसर पर भाजपा से प्रदेश के कार्यकर्ता संजय सूद ने कहा कि भाजपा का संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण से और भी मजबूत बनता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे जन सेवा की भावना के साथ कार्य करें और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाए। वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि उनका जीवन और दर्शन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रेरणा देता है। देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय स्तर पे जो है प्रशिक्षण महाअभियान जो है वो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उसमें जो है मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य की जहाँ तक बात है, उद्देश्य सीधा है कि हमारे संगठन का जो विचार है वो विचार लंबा चलना चाहिए और हमारा कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, वो राष्ट्र निर्माण का कार्यकर्ता होना चाहिए। ऐसे उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की और जनसंघ का जो है स्थापना की गई थी और उसी उद्देश्य को आगे तक बढ़ा के ले जाने के लिए ये प्रशिक्षण वर्ग जो है हमारे निरंतर होते रहते हैं। और उसी कड़ी में ये शिमला शहरी भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल का जो है प्रशिक्षण वर्ग आज हो रहा है और इसमें विभिन्न विषयों पर जो है वो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुत से कार्यकर्ता हमारे पहले से ही प्रशिक्षित हैं, कुछ नए जो जुड़े हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण वर्ग रहता है, मगर जो पुराने भी होते हैं वो भी जब आते हैं तो नई कोई ना कोई बात सीख कर जाते हैं। आज हमारे विषय भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है और जो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के समय में विकास हुआ है उसके विषय में जो है कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जाएगी। और इसी के साथ केंद्र में पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र सरकार की जो हमारी राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं या फिर भारत के विकास की बात है उसके बारे में भी बात की जाएगी। और इसके साथ साथ जो हमारा विचार है उस विचार को आगे तक लेके जाने के लिए और इस विचार के पीछे क्या उद्देश्य था, इन सब विषयों पर जो है चर्चा की जाएगी। बदलते माहौल में हम देख रहे हैं कि आजकल जो है मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है और इसलिए एक सत्र में जो है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है इंटरेक्शन की जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम विचार करें तो अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से और भी बिंदु है जिनके ऊपर जो है आज इस प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्शन की जाएगी। उद्देश्य मात्र एक है कि राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ हमारा कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में भी पूरी भूमिका निभाए। देखिए, समय समय पर जो भी राष्ट्रीय स्तर से कोई अभियान या योजना आती है वो प्रदेश स्तर पे आती है और प्रदेश से फिर जिला और मंडल स्तर पे आती है। वो जैसे जैसे भी जो भी योजना प्रदेश से आएगी उसको बिल्कुल मंडल में बूथ पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जहाँ तक इस प्रशिक्षण वर्ग की बात है ये तो डेफिनेटली जो है बूथ स्तर तक लेके जाने की बात है। बिल्कुल, बहुत से हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको ये मालूम है कि कौन कौन सी योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी के लिए या भारतवासियों के लिए आई है, मगर बहुत से हमारे कार्यकर्ता ऐसे भी होते हैं जिनमें छोटी छोटी कोई ऐसी योजनाएं आई हैं जिसका डायरेक्ट जो है आम जनता को फायदा हो सकता है, तो उसके विषय में आज यहाँ पर जानकारी दी जाएगी ताकि कार्यकर्ता आम आदमी को जाके उन योजनाओं के बारे में बताए और आम आदमी जो है उन योजनाओं का, सरकारी योजनाओं। जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है कि जो नए युवा राजनीति में आ रहे हैं उनको राष्ट्र के विचार के बारे में बताया जाए। हमें खुशी है इस चीज़ की कि बहुत सा युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ, मोदी जी की नीतियों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। आपने देखा होगा पीछे माननीय मोदी जी ने 1 लाख युवाओं के साथ पॉलिटिकल इंटरेक्शन भी की थी। उसका उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो राजनीति को राष्ट्र के साथ मिलाकर चले, इसीलिए ये प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं और युवा भी जो है आज इस प्रशिक्षण वर्ग में हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो आज यहाँ से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका इस विषय को समझेंगे और आगे जाकर इसका प्रचार करेंगे। सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में कथित अवैध पेड़ कटान के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने नाहन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने वन विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए मामले में सख्त कार्यवाही की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि शिलाई क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं का कहना
है कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। इस दौरान एबीवीपी का एक प्रतिनिधिमंडल वन विभाग के अरण्यपाल से भी मिला और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में संगठन ने अवैध कटान के स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि जंगलों में अवैध कटान की घटनाएं सामने आती रहेगी तो यह आने वाले समय के लिए खतरा पैदा हो सकती है, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन और आजीविका पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिलाई क्षेत्र में जिस तरह से पेड़ों के अवैध कटान की खबरें सामने आई है उससे लोगों में चिंता का माहौल बनता जा रहा है। संगठन का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। एबीवीपी प्रतिनिधि मंडल ने वन विभाग से यह भी मांग की कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच करवाई जाए और अवैध कटान में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। साथ ही क्षेत्र में जंगलों की सुरक्षा के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में जल्द ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो एबीवीपी आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेगी। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और यदि कहीं भी अवैध कटान पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। एबीवीपी का प्रतिनिधि मंडल मुख्य अरण्यपाल लगभग 307 पेड़ एक दिन में काटे गए हैं। हम इस जो ये अवैध कटान हुआ है हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उसके साथ साथ ही हम अरण्यपाल जी से एक मांग लेके आए हैं कि जो संबंधित डीएफओ है, फॉरेस्ट गार्ड है या कोई भी अन्य संबंधित अधिकारी है हम उनके तुरंत बर्खास्त करने की व इसके साथ साथ इस जो मामले में है वो जो भी संलिप्त पाए जाते हैं इसकी विभागीय जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और उसके साथ साथ जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, दोषी संलिप्त पाए जाते हैं, हम उनके गिरफ्तार होने की मांग करते हैं। उनको एक कठोर से कठोर सजा देने की मांग करते हैं। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने शिमला स्थित राज्य भवन में आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर यूएस ट्रेड डील और एआई समिट के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। इस दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवा कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई और कार्यकर्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना और विरोध दर्ज करना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं को जिस तरह से रोका गया और उनके साथ व्यवहार किया गया वह बेहद चिंताजनक है। साथ ही अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारत जैसे संप्रभु देश को यह कोई दूसरा देश नहीं बता सकता कि उसे किस देशों से क्या खरीदना है। उन्होंने कहा कि भारत को किन देशों से तेल खरीदना चाहिए या नहीं, इसका फैसला भारत सरकार को करना चाहिए, न कि अमेरिका को। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत को किन देशों से तेल खरीदना चाहिए, इस पर भी बाहरी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक देश है और देश के आर्थिक और व्यापारिक नीतियों से जुड़े फैसले देश के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जाने चाहिए जो देश के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता हो। उन्होंने यह भी कहा कि युवा कांग्रेस आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज को और बुलंद करेगी। प्रोटेस्ट जो है दिल्ली में और लगभग पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। एआई समिट में जो हमारे युवा साथियों ने राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों ने, या मैं कहना चाहूँगी जो अपना प्रोटेस्ट दिखाया, उसके चलते हुए हम जो ये रख रहे हैं। पहला सवाल उठता है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है? आप 56 इंच के सीना रखने वाले प्रधानमंत्री जब देश के फैसले खुद ना कर पाए और उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर उनकी रक्षक डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर उनके कहाँ से क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ये तक का फैसला अमेरिका करे, उनके देश में वॉर जैसा संकट उत्पन्न हो, वो रुकता है नहीं रुकता है, इसका फैसला भी अमेरिका करे। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम कॉम्प्रोमाइज ना कहें तो क्या कहें, ये सोचने का विषय है अपने आप में।
और अभी जो हाल ही में हुआ है, अगर हम बाकी चीजों को भी दरकिनार कर दें तो हाल ही में जो हमने अभी देखा है कि रशिया से हमें तेल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या अब हमें खरीदने की छूट मिल चुकी है, इसका फैसला भारत खुद नहीं कर रहा है। ये फैसला प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है, उसकी मिनिस्ट्री नहीं कर रही है। ये फैसला डंके की चोट पे अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं। और जो प्रोटेस्ट हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जिसमें दुनिया भर के महान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से रखने वाले जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं वो आए, और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप्स भी भारत में आई, कंपनियां आई, ठीक है। बट ऐसे में बोला गया कि जो प्रोटेस्ट है उसमें आप जो है शर्ट उतार कर क्यों आए। माफ कीजिएगा, इस प्रोटेस्ट में आपने एक यूनिवर्सिटी को इतना फेवर कर दिया कि उसने चाइना के माल को लाकर वहां पे अपना माल दिखा दिया। उसमें आपके देश की कोई मतलब गरिमा हाथ नहीं हुई। और गरिमा किस पर हाथ हुई? कौन थे वो बच्चे, कौन थे वो यूथ? यूथ कांग्रेस का विंग, इसकी फॉर्मेशन और इसका काम क्या है? प्रोटेस्ट हमारा राइट है, प्रोटेस्ट करना ही तो हमारा काम है। मुख्यतः जैसे आप पीछे देख भी रहे हैं कि अभी पीएम कॉम्प्रोमाइज और युवा कांग्रेस ने जो है एआई समिट में प्रोटेस्ट क्यों किया। मुख्यतः एप्रिल फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आना बहुत बड़ी शर्मनाक चीज है। इन बातों को जब आज से पहले जो यूएस ट्रेड डील थी वो नहीं हो रही थी, जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम इसमें आता है तो ये ट्रेड डील होती है। और ये ट्रेड डील है क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि अगर ये ट्रेड डील होती है तो इसका भारत पे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। जब यूएस ट्रेड डील होगी, इसका सबसे बड़ा जो घाटा है वो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे पड़ेगी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें हॉर्टिकल्चर चाहे हमारे सेब की बात है, क्योंकि पहले जो है हमारे इंपोर्ट ड्यूटी जो होती थी वो 100% होती थी, उसके बाद घटा के 70 की गई, उसके बाद 50 की गई, आज 0% इंपोर्ट ड्यूटी। अगर अमेरिका, इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो भी है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वहाँ से सस्ते दामों में जो है यहाँ पे जो है उनके अमेरिका के प्रोडक्ट आएंगे, और हमारे जो फसलें हैं, किसानों बागवानों की फसलें हैं, वो सस्ते दामों में खत्म हो जाएगी और वो जो है मार्केट रेट में ही मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आपके एमएसएमई जो लघु उद्योग है वो खत्म हो जाएगी। हमारा जो क्योंकि ट्रेड फ्री डील होगी वो मार्केट अमेरिका के व्यापारियों के लिए खुल जाएगी, हमारे जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग थे उस पर एक बड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जैसे ट्रेड डील होती है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि 0% टैक्स लगेगा हमारे जो अमेरिका से जो माल इंपोर्ट होगा, जो भी हमारा जितने भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गए उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी रहेगी, और जो हम अपना माल वहां पे जाके बेचेंगे वो 18% पे बेचेंगे। इस पे सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बांग्लादेश से भी पीछे है। अब एक चीज बताइए, ये सबसे बड़ी चीज है कि हम जो माल अपना बाहर बेच रहे हैं वो 18% हमारे को देना पड़ रहा है। अगर बाहर का जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है उसको हमारे को कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा देश की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा जो इशू है, आपने अमेरिकन एजेंसी को देश के 1.4 बिलियन लोगों का डाटा हैंड ओवर किया है, वो आने वाले टाइम में हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है। इसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं लाइनें लगी हुई है तेल की, आप रशिया से, रूस से, कहीं से अपना जो कच्चे तेल है जो सस्ते दामों पे नहीं खरीदते, अमेरिका की शर्तों पे आपको तेल खरीदना पड़ रहा है। फ्यूल जो आपके रेट में आज हाई हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ साथ जो शोभा जिट्टा जी ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एक रोबोटिक डॉग आपने खरीदा एआई समिट में, और उसको चाइना से आपने खरीदते हैं, आप लगभग 3 लाख में उसको खरीदते हैं वहां से, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी उसको 350 करोड़ में क्लेम करती है। मतलब आप इसको अगर एवरेज लगाए तो लगभग 100 गुना हाइक पे इसको बेच रही है, तो सबसे बड़ा होता है। और शाम को जिस दिन एआई समिट होता है, शाम को चाइना अपने उस पे अधिकारी को उस पे कहती है कि इस पे हमारा पेटेंट राइट है, ये इंडिया ने गलत दिखाया है। तो कहाँ शर्मसार देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रशासन ने जो बाहर का जो आपका रोबोटिक डॉग बेच के दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा किया, इन बातों को लेके युवा कांग्रेस को एआई समिट में प्रोटेस्ट करना पड़ा है।
और दूसरी बात ये है कि जब आपको थोड़ा सा अतीत में लेना चाहूंगा, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, उस समय जब विज्ञान भवन में एक व्यक्ति ने मनमोहन जी के सामने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मेरा आपसे निवेदन है, इस व्यक्ति को सही सलामत इसके घर तक पहुंचाइए, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने जो भी किया वो डेमोक्रेटिक वे में किया। लंबे समय से वेतन न मिलने से नाराज सेहत कर्मी सड़कों पर उतर आए और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने धरना देते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। यह प्रदर्शन C2 के बैनर तले किया गया, जिसमें सेहत सोसाइटी, वेलफेयर वर्कर यूनियन से जुड़े कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स और अन्य कर्मचारियों ने भी भाग लिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द वेतन जारी करने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें लंबे समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने नगर निगम के कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी जाहिर करते हुए कहा कि वेतन रोकना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने वेतन दो नहीं तो कमिश्नर इस्तीफा दो के नारे लगाए और प्रशासन से तुरंत इस समस्या का समाधान करने की मांग की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि वे कई बार अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जल्द ही उनका बकाया वेतन जारी नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं होता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। सोसाइटी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, उनको नमस्कार, मेरा नाम जसवंत सिंह, मैं सैफ सोसाइटी अध्यक्ष नगर निगम शिमला। आज जो है पूरी सैफ सोसाइटी जो सड़कों पर उतर चुकी है, वो कारण ये है क्योंकि MC कमिश्नर साहब ने हमारे 34 सुपरवाइजरों का वेतन रोका है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कानून के भी खिलाफ है। और बीच में वो बोल रहे हैं कि आप जो है बायोमेट्रिक पे वेतन रिलीज किया जाएगा। बायोमेट्रिक का अपना हिसाब है और वेतन का अपना हिसाब, चीज़ों को जो एक साइड तोला जा रहा है कि बायोमेट्रिक पे हाथ सही लगाओ तब जाओगे। बायोमेट्रिक का क्यों विरोध किया जा रहा है? बायोमेट्रिक का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बार यही बोल रहे हैं कि हम बायोमेट्रिक हमारे आउटसोर्स कर्मचारी किया जाए, क्योंकि वो जो है 2000 जो गवर्निंग बॉडी ने जो एक आउटसोर्स कर्मचारी जिनको 2 साल किया जाएगा। इस विषय में हमारी कल मेयर साहब से आश्वासन दिया था कि हम जो है आप रहेंगे, पर और सैलरी जो अब तक रिलीज कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं और कल से तो अनिश्चितकाल हड़ताल पे भी जा सकते हैं।